और आज के इस दीक्षांत समारोह में जो मेडल प्राप्त करने वाले, डिग्रीज प्राप्त करने वाले, ऐसे हमारे सभी शिक्षा प्राप्त करके जीवन में प्रवेश करने वाले हमारे छात्र बंधुगण, उनके अभिभावक, माता पितागण, पत्रकार छायाकर मित्रों, एक बहुत ही सुंदर अवसर है जब एक 3 दशक पहले ये जो विश्वविद्यालय है एक बीज के रूप में जिसका श्रीगणेश किया गया था महंत शरोनाथ जी द्वारा 1957 में, बल्कि ज्यादा ही हो गए, वो जो बीज है आज एक वट वृक्ष का रूप उसने लिया है। और इस वट वृक्ष में कितने ही युवकों ने अपने आप को शिक्षित करके दीक्षित होकर समाज सेवा में लीन किया है। मैं आज इस अवसर पर ऐसे सभी जो डिग्रियां और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, जिनके लिए बड़ा खुशी और गौरव का दिन है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। माननीय उपराष्ट्रपति जी, ये भी बहुत एक मेरे लिए खुशी का विषय है कि आप हरियाणा के पहले प्रवास में उपराष्ट्रपति बनने के बाद हरियाणा के दौरे पर आप आए। आपने सर्वप्रथम चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर सांपला में पुष्पार्पण किया, वहां प्रदर्शनी देखी और इस संस्थान के दीक्षांत समारोह में आप आकर के, मैं तो यही कहता हूं कि आप ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप केवल राजनेता नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री हैं। आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मेरा और माननीय धनखड़ जी का परिचय एक 4 साल पहले जब हरियाणा के सारे घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे थे, उस समय आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे थे, तो इन विषयों पर चर्चा के लिए मुझे अवसर मिला जाने का। उस समय से ही जो मेरे अपने मन में जो विचार आया कि बहुत सुलझे हुए समस्याओं का किस प्रकार से निदान करना है, बड़ी एक स्पष्ट दृष्टि आपके पास रही है। और जब बंगाल के आप गवर्नर, राज्यपाल होकर के जब गए और जिस प्रकार के सारे विषयों को आपने ठीक ढंग से वहां टैकल किया, शायद ही कोई और कर सकता था। निश्चित रूप से आपकी इस योग्यता को देख करके ही देश के लोगों ने आपको उपराष्ट्रपति पद पर देखने की इच्छा की होगी। आप हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। आपका मैं बहुत बहुत हरियाणा की जनता की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा मैंने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में जितने भी विद्यार्थी आए हैं उनके लिए एक विशेष अवसर है। शिक्षा प्राप्त करना हमारे जीवन का एक अंग है, लेकिन शिक्षा के बाद अगले सीढ़ी पर चढ़ना, वास्तव में शिक्षा में सफल होना वो कोई उतना बड़ा महत्वपूर्ण भी नहीं है। हमको ज्ञान प्राप्ति अपने संस्थान से होती है, हम उसमें शिक्षा में अपनी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता जो होती है दीक्षांत के बाद, जब हम समाज में जाते हैं और समाज में किस भावना से काम करते हैं, उसके अंदर सफलता कितने हम हुए, ये उसके बाद पता लगता है। हम यहाँ डॉक्टर्स की डिग्री लेकर के जा रहे हैं या अन्य डिग्री लेकर के जा रहे हैं, कहते हैं शिक्षा आइए, सेवा जाइए। तो हम शिक्षा लेने के लिए आए थे, दीक्षा के बाद हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं। इस क्षण को कभी ना भूले कि हम लोग एक अच्छे कार्य के लिए, एक स्वास्थ्य सेवा को देने के लिए समाज में जा रहे हैं। समाज के अंदर हर प्रकार का वर्ग है, वो जो बहुत ही संपन्न वर्ग है वो अपना इलाज कहीं भी करा सकता है, लेकिन जो सामान्य वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो हमारी सेवा के ऊपर ही निर्भर करता है कि उसके शरीर का स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें। उसमें चाहे वो आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की हो हमने, चाहे डेंटल की हो, नर्सिंग की हो, इंजीनियरिंग की हो, फार्मेसी की हो, फिजियोथेरेपी,
कानून जैसी जितनी भी शैक्षणिक सुविधाएं हमको यहाँ मिल रही हैं, हमने कोई भी शिक्षा प्राप्त की सेवा से जा करके और हम लोग इस काम को करें। ये जो शिक्षा संस्थान है, बाबा शरणनाथ जी के तो दर्शन मैंने नहीं किए, लेकिन बाबा जयनाथ जी के और फिर जैसे बालकनाथ जी जब इस संस्थान को संभाल रहे हैं, इतनी लगन इनमें मैंने देखी है, जिस लगन के कारण से इस संस्थान के साथ किस प्रकार का इनका जुड़ाव है, हमने देखा है कि बोलते हुए इतना भावुक हो गए। इन्होंने अपने सर्वस्व निछावर करके अपने, जिसको कहना चाहिए खून पसीने से सींचते हैं, ऐसा सींच करके इस संस्थान को बड़ा करने में अपना सब कुछ लगाया हुआ है। बहुत बार हमारा इनका जो संबंध आता है, पहले सरकार के नाते आता था, अब जब से आप सांसद बने हैं तब से तो और भी हमारे घनिष्ठ संबंध हो गए हैं। तो आप इस संस्थान को जिस प्रकार से सींच रहे हैं, मैं प्रभु से कामना करता हूं कि संस्थान इसी प्रकार से दिन दोगुनी रात चौगुनी और उन्नति करता रहे। इस मठ का ध्येय वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा जान करके कि यहाँ का ध्येय वाक्य जो आपने बताया, विधेयम जन सेवनम, यानी विधायी कार्य करके, इसको रचनात्मक काम करके जन की सेवा के लिए हम लोग यहां से जाएं। यहाँ का जो ध्येय वाक्य है ये बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि शिक्षा में हरियाणा सरकार, भारत सरकार बहुत से पद उठा रही है और उनको हरियाणा में हम लागू कर रहे हैं। खास करके जब से ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP आई है, इसको लागू करने के लिए वैसे केंद्र सरकार की ओर से निर्देश थे कि 2030 तक इसको लागू किया जाए, लेकिन अच्छी शिक्षा पद्धति और शिक्षा हमारे जीवन के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हमने तय किया कि न्यू यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको 2030 तक नहीं, हम हरियाणा में 2025 तक लागू कर देंगे। इसके जितने प्रावधान हैं उन सबको हम लागू करने जा रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो अन्य कोई प्रकार की जितने भी शिक्षा के हमारे काम है उनको हम पूरा कर रहे हैं। आयुर्वेद में भी पूरे प्रदेश में, चाहे वो कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र का हो अथवा अन्य स्थानों पर हो, इसको बहुत हम प्रमोट कर रहे हैं। ये ठीक है, चिकित्सा पद्धति में आज कई पद्धतियां हैं, चाहे वो आयुर्वेद की है, चाहे वो एलोपैथी की है, आयुष में और बहुत सी पद्धति है, सबका विकास करना जरूरी है। हम एलोपैथी के अंदर जो हमारे मेडिकल कॉलेज है उनको भी बड़ी संख्या में और फैला रहे हैं। 2014 में केवल 750 MBBS के डॉक्टर थे जिनको एडमिशन हरियाणा में मिलता था। आज वो बढ़कर के 1700 हो गए हैं। 1700 मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS को एडमिशन मिलता है। और जितने नए मेडिकल कॉलेजेस की हमने घोषणा की है, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 4-5 साल के बाद जब सब जिलों में मेडिकल कॉलेज पूरे हो जाएंगे, 3050 ऐसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हमारे प्रवेश करेंगे। अब ये एक बढ़ता हुआ क्रम है। इसी क्रम में आयुर्वेद में भी पंचकुला में एम्स आयुर्वेद का अलग से ये खुलने जा रहा है। हम गांव-गांव में आयुष के ऐसे केंद्र बना रहे हैं। अब क्या है कि इन दोनों पद्धतियों में थोड़ा सा आपस में विरोधाभासी लोग भी पैदा करते हैं, विरोधाभास करते हैं। खास करके अब इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एलोपैथी के कुछ डॉक्टर वो अपने आप को सुप्रीम मान करके आयुर्वेद को कैसे नीचे दिखाना है, ये कोशिश हमेशा रहती है। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति के कारण से देश का स्वास्थ्य, देश के लोगों का स्वास्थ्य, आयुर्वेद की विशेषता यह है कि उसकी आयु लंबे कैसे हो मानव शरीर की, बीमार न पड़े। एक प्रकार से बीमारी का शुरू में ही रोकना, बीमार की रोकथाम करना, ये आयुर्वेद का पहला काम है। जबकि एलोपैथी बीमार होने के बाद शुरू होता है, वो इलाज पर आगे बढ़ते हैं। बीमारी नहीं होंगे तो इलाज की जरूरत क्या है। इसलिए पहला काम यह है कि निरोधक यानी बीमारी जो है ना आए, इस निरोधक विद्या को हम आगे बढ़ाएं। हम एक और प्रयत्न कर रहे हैं, एक हमने समिति बनाई है कि इन दोनों पद्धतियों का समन्वय कैसे बढ़े और समन्वय बैठा करके दोनों की शिक्षा एक साथ एक डॉक्टर आकर के ले, चाहे उसके लिए हमको नई डिग्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन एक साथ जिसमें एलोपैथी भी हो, जिसमें आयुर्वेद भी हो, जिसमें यूनानी भी हो, जिसमें होम्योपैथी भी हो, सिद्धा भी हो, सब पद्धतियां। योग तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में विश्वविख्यात कर दिया है कि योग जब सब लोग करने लग गए हैं और उस योग की बहुत बड़ी एक हमको लाभ मिलने लगा है। तो मैं आज
इससे ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि आज थोड़ा देरी भी बहुत हुई और हम तो वास्तव में उपराष्ट्रपति जी को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं यही अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहूंगा कि इस पद्धति के माध्यम से हमारी चिकित्सा पद्धति को कैसे हम आगे बढ़ा सकें, हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। किसी के पास भी किसी प्रकार का कोई सुझाव होता है, हमको मिलता है, हम उसको पूरा काम करते हैं। आज पुनः जो भी आज विद्यार्थी जिनको डिग्रियां मिली हैं, जिनको पदक मिले हैं, ऐसे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जिसमें उनकी तरफ से दीक्षांत समारोह के इस मौके पर संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सभी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वेद की पद्धति को लेकर जिक्र किया कि व्यक्ति को निरोग बनाने का काम करती है। एलोपैथी के बारे में बात करते हुए लिखा कि इस पद्धति का काम तब शुरू होता है जब व्यक्ति बीमार हो जाता है। हम सभी यूनानी पद्धति का जिक्र हो, आयुर्वेद, एलोपैथी, इन सभी पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि 2025 तक इसको हम प्रदेश में बेहतर तरीके से लागू कर देंगे।